हेलो एवरीवन, मैं विश्व कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी, पावर और वेव इंटेंसिटी की। तो सारा काम अपन एनालिसिस डिस्क्राइब करते हुए करेंगे ताकि आपको अच्छे से फील आए। तो आइए काम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं अपन, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ वेव। टॉपिक दे अपनी कॉपी में, आप एक वेव बना दिया मैंने। ये स्ट्रिंग की मेन पोजीशन, मतलब या यूं भी कह सकते हो कि जब कोई वेव जनरेट नहीं तो ये स्ट्रिंग जब सीधी है तब की बात है। स्ट्रिंग का एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लें, स्मॉल लेंथ स्ट्रिंग की कंसीडर कर लें। बहुत स्मॉल लेंथ है, आपको नजर आए इसलिए मैंने लिखा है यहां पे डेल्टा एक्स, इतना बड़ा लिखा है, और ये बहुत स्मॉल छोटा सा है। ये जब वेव जनरेट हो गई स्ट्रिंग पे तो ये वाला पार्ट उठ के चला गया इधर यहां कहीं पे, और ये वाला पार्ट उठ के चला गया यहां कहीं पे। ये तो ये स्ट्रेच हो गई स्ट्रिंग। ये भी जो आपको नजर आ रहा होगा यहां से यहां तक कर्व के जैसे, ही कर्व नहीं है। जब डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है तो कर्व का छोटा सा पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ही समझ सकते हो आप। तो ये मान लो कि स्ट्रेच होकर इसकी लेंथ हो गई डेल्टा एल। यहां से टेंशन खींच रहा है टी, इधर से टेंशन ये खींच रहा है टी। तो छोटे से लेंथ में मान लिया कि टेंशन वही है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। तो टी टी ले लिया मैंने दोनों तरफ। अब आगे जरा देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये डेल्टा एक्स तो ये भी डेल्टा एक्स, और इतना मान लेते हैं डेल्टा, या डेल बोलना चाहिए सही में, डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, और ये हाइपोटेनस डेल एल। तो ये हाइपोटेनस आपका डेल एल जो है हाइपोटेनस होगा क्या। बेसिकली देखो, स्ट्रिंग में दो तरह की एनर्जी होगी, पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, और स्ट्रिंग के स्ट्रेच होने की वजह से स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। मतलब आप जब एनर्जी की बात करोगे तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों निकालनी पड़ेगी। फिलहाल हम काम शुरू करते हैं पोटेंशियल से पहले। ध्यान दो, टेंशन क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा स्ट्रिंग को। तो टेंशन के स्ट्रेच करने की वजह से अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी तो स्ट्रिंग में एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल, जैसा स्प्रिंग्स में होता है ना, कि स्प्रिंग खींचती है तो एनर्जी आती है, कुछ वैसे ही सिलसिला यहां पर भी होगा। तो टेंशन का जो वर्क डन है वो स्टोर होगा स्ट्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना स्ट्रेच हुई स्ट्रिंग, स्ट्रेच होने के बाद लेंथ कितनी है, डेल एल या डेल्टा एल जो बोलो, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, डेल एक्स। मतलब कितना स्ट्रेच हुआ, डेल एल माइनस डेल एक्स। तो वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन is stored in the form of potential energy। आप नोट्स भी बनाते इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, stored in the form of potential energy। टेंशन ने जो वर्क करा वो स्टोर हो जाएगी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन का वर्क डन कितना होगा, टेंशन टी, और स्ट्रेच कितना है, डेल एल माइनस डेल एक्स। ये है स्ट्रेच। टेंशन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर होता है अंडर रूट टी बाई न्यू, वेव वेलोसिटी। तो यहां से टी को क्या लिख सकते हैं अपन, न्यू वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो लिख दो यहां पे। तो डेल यू इज इक्वल टू आ गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी न्यू वी स्क्वायर, और डेल एल को आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो डेल एल को लिख सकते हैं ना, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर अंडर रूट। मतलब डेल एल को चाहे तो लिखते हैं अंडर रूट ऑफ डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर माइनस डेल एक्स। देख लो भाई, क्लियर है पॉइंट ये। अब डेल एक्स जरा कॉमन कर ले तो आ गया डेल यू इज इक्वल टू, डेल एक्स अगर कॉमन करके निकाल दें, इसमें से बाहर निकाल तो डेल एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो बच गया डेल एक्स। ये आ गया डेल एक्स, बाहर में अंदर में बच गया 1 प्लस डेल वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स। एक साथ लिख दूं तो 1 प्लस डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर, और रूट को लिख सकते हैं पावर 1 बाय 2। यहां डेल एक्स कॉमन कर दिया तो बच गया 1, इसमें से डेल एक्स कॉमन किया तो बच गया 1। अब एक देखना था, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी छोटी सी स्मॉल लेंथ डेल एक्स में। अब आप गौर करिए कि हमने
आपको पिछले वेलोसिटी ऑफ वेव्स वाले लेक्चर में बताया था कि वेव्स में जितने भी स्टैंडर्ड डेरिवेशंस आते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मेरा सुझाव होगा कि आप वो जरूर देखें, मैंने उस वक्त भी बताया था आपको, फिर सुनिए। वेव्स में जितने भी हम रिजल्ट्स लेके आएंगे वो सारे रिजल्ट्स होंगे वैलिड स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। मतलब देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, जो बच्चा शुरू सीक्वेंस वाइज वीडियो देख रहा है उसके लिए चीजें रिपीट हो रही होंगी। देखो जल्दी से देख लो, ये मान लो टेंजेंट लिया किसी पॉइंट पे, टेंजेंट एंगल है थीटा, ये है एम्पलीट्यूड ए। वेव्स में जितने भी रिजल्ट्स हम डिराइव करेंगे वो सारे रिजल्ट्स हैं वैलिड स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब होता है स्मॉल एम्पलीट्यूड। देखो अगर ये एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा तो ये थीटा एंगल कम होता जाएगा। थीटा एंगल अगर कम होगा तो tan थीटा हो जाएगी स्मॉल। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड। स्मॉल एम्पलीट्यूड का मतलब tan थीटा स्मॉल। देख रहे हैं ना आपको, अगर जैसे जैसे अगर एम्पलीट्यूड कम करते जाओगे तो ये धीरे धीरे एंगल कम होता जाएगा। पहले टेंजेंट ये था, फिर अगर और एम्पलीट्यूड कम होगा तो टेंजेंट ऐसा होगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो स्मॉल अगर एम्पलीट्यूड अगर कम होगी तो tan थीटा कम तो tan थीटा कम, tan थीटा कम, tan थीटा क्या बोलते हैं अपन, del y by del x। तो del y by del x स्मॉल। मैंने वेलोसिटी ऑफ वेव्स में ऑलरेडी ये बता दिया था, ये रिपीटेशन है। जो बच्चे सीक्वेंस वाइज वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए ये चीज रिपीट हो गई है, फिर से माफी चाहता हूं, मैंने उन बच्चों के लिए बता दिया जो डायरेक्ट इस वीडियो में लैंड कर रहे होंगे। अब जरा ध्यान दो, तो मैंने क्या बोला कि वेव्स में जो भी रिजल्ट्स वैलिड है वो है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। स्मॉल ऑसिलेशन मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब कि थीटा स्मॉल होगा तो tan थीटा स्मॉल, tan थीटा कोई स्लोप बोलते हैं तो del y by del x स्मॉल। अब इसे मिटा रहा हूं मैं, आप चाहे तो इससे आप जल्दी से वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लें। ये मैं ऑलरेडी वेलोसिटी ऑफ वेव्स वाले लेक्चर में बता चुका हूं आपको। तो देखिए एक्सपेंशन एक बायनोमियल एक्सपेंशन है। पहले मैं del u upon del x लिख दूं, उसके बाद लिखता हूं एक्सपेंशन। तो del u upon del x इधर लेके आ गए तो आ गया न्यू v स्क्वायर और ये आ गया 1 प्लस, ये आ गया 1 प्लस del y by del x का स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। देखो बायनोमियल एक्सपेंशन है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, इसकी चर्चा हमने पहले भी फिजिक्स में करी है ना, ये आया था हमारे सामने पहले भी। प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ये सब। देखो इस एक्सपेंशन में x अगर स्मॉल हो तो हायर पावर्स मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्मॉल मतलब मान लो x 0.01 है, मान लो कि x 0.01 बड़ी स्मॉल वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 0.0001। एक्स क्यूब करोगे तो और कम हो जाएगा, मतलब हायर पावर्स को हम चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि अगर एक्स स्मॉल है तो हायर पावर मतलब स्क्वायर क्यूब वाले जो टर्म्स हैं वो हम चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखो कि अगर तुलना अगर आप इससे करेंगे यहाँ पे तो ये x है और ये del y by del x का स्क्वायर है ना, तो आप इसे एक्सपैंड तोड़ दो इससे, तो आ गई वैल्यू del u upon del x is equal to न्यू v स्क्वायर 1 प्लस nx। n की जगह मतलब n तो पावर है ना, तो यहाँ पे पावर 1/2 है, तो आ गया 1 प्लस 1/2 del y by del x का स्क्वायर। और बाकी टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए मैंने, बाकी टर्म्स नहीं उठाए क्योंकि ये del y by del x ऑलरेडी स्मॉल है। स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए अभी आपको बताया ना कैसे, del y by del x स्मॉल है, अगला टर्म करोगे तो x के जगह स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आ जाएगा, तो ये और स्मॉल हो जाएगी, तो हायर पावर नेग्लेक्ट कर दी मैंने। x की जगह पर ये है del y by del x का स्क्वायर और लास्ट में माइनस 1, 1 यहां से कट गया। अब del y by del x कहां से लाएं, तो मान लो कि वेव इक्वेशन है y is equal to a sin omega t minus kx, जो वेव इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कोई सा भी उठा सकते हो, आपको ऐसी बात नहीं है। मान लो कि ये है वेव इक्वेशन आपकी, ये मान लिया हमने वेव इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से del y by del x निकाल दो भाई, del y by del x क्या हो जाएगा यहां पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन तो साइन का तो आ गया cos ओमेगा t माइनस kx, और ये डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में है, तो x का कोएफिशिएंट है माइनस के, ये आ गया माइनस के, मतलब del u अपॉन del x, ये आ गया न्यू v स्क्वायर, समानना
न्यू वी स्क्वायर, ये 2 लेके आ गया बाहर में बाई 2, और अंदर में है डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर, ये 2 तो निकाल दिया मैंने बाहर, तो डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर कर डेल वाई बाय डेल एक्स, तो ये ना स्क्वायर करोगे तो आ गया के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये अब मुझे इधर मिटाना पड़ेगा, दूसरी वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। हाँ तो ये बता दी मैंने। अब यहां से आगे देखो, ये आ गई वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू न्यू वी स्क्वायर अपॉन 2, और के स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन, के इज इक्वल, के वेव नंबर था ना, के इज इक्वल टू क्या होता था ओमेगा बाय वी, तो के स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वी स्क्वायर कैंसिल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये आ गई आपकी हाफ न्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ गई स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। स्ट्रिंग के यूनिट लेंथ में इतनी होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब एक छोटी सी जो लेंथ है डेल एक्स, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो आइए, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल लेंथ डेल एक्स, तो मान लेता हूं मैं डेल्टा के है काइनेटिक एनर्जी। स्मॉल लेंथ जो डेल्टा एक्स, ये वाली जो लेंथ है इसकी मास कितनी होगी, डेल्टा एम मान लेता हूं फिलहाल, डेल्टा एम वी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी। तो डेल्टा के इज इक्वल टू आ गया, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ, तो ये कितनी लेंथ है, डेल्टा एक्स मान लो कि मास पर यूनिट लेंथ है न्यू, इसकी लीनियर मास डेंसिटी जो है वो है न्यू, तो डेल्टा एक्स लेंथ की मास कितनी हो गई, न्यू इंटू डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एम को लिख सकते हैं न्यू इंटू डेल्टा एक्स, और वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, तो v को लिख सकते हैं डेल्टा वाई या डेल वाई अपॉन डेल टी, इसका स्क्वायर। और y की इक्वेशन, वेव इक्वेशन तो है आपके पास, तो डिफरेंशिएट करोगे आप तो डेल वाई अपॉन डेल टी तो बड़े आराम से मिल जाएगा, जल्दी से डिफरेंशिएट करो इसे। तो ये देखिए y है, अभी हमने वेव इक्वेशन माना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के, ये हमने माना वेव इक्वेशन। तो यहां से डेल वाई अपॉन डेल टी क्या आ जाएगा भाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू तो है वहां पे, तो उठाओ और रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई यहां से हाफ न्यू डेल एक्स ये, और डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू आ गई, वहां से स्क्वायरिंग करेंगे तो आ गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब अगर डेल्टा एक्स कर दूंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ डेल्टा के अपॉन डेल्टा एक्स, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ गई हाफ न्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान देना जरा, आप जरा देखें कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ सेम वही फंक्शन है जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। अगर कॉस वाला टर्म मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। कॉस वाला टर्म जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, है ना। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बिल्कुल अपोजिट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था कि अगर पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचती थी तो वहां पे काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल मैक्सिमम, और अगर पार्टिकल मेन पोजीशन पे होती थी तो काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो। मतलब अगर एक मैक्सिमम होता था तो दूसरा मिनिमम, मतलब काइनेटिक मैक्सिमम हो रहा है तो पोटेंशियल मिनिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा है तो काइनेटिक मिनिमम। ये होता था एसएचएम के अंदर। लेकिन यहां पे देखिए कि जो एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का मिला हमें, सेम एक्सप्रेशन है अपने पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ का भी। इसका मतलब ये हुआ कि वेव मोशंस के अंदर
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी साथ साथ पहुंचते हैं मैक्सिमम, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ जीरो। क्लियर है पॉइंट? ये बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है ये बाकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तुलना में। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल दो भाई, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स, ये आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल के अपॉन डेल एक्स। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गई यहां से, ये आ गई हाफ, ये इतना प्लस हाफ, सेम ही दो टर्म है दोनों, हाफ ऑफ प्लस वन आ गया, मतलब आ गई वैल्यू न्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, और ये रही आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ये है एनर्जी डिस्कशन वेव्स के अंदर। और आपको एक चीज समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों साथ में पहुंचती है मैक्सिमा, साथ में होती है जीरो, है ना। अब जैसे कि मान लो कि दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। मैं पूछूं कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कि पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, मैं पूछूं आपसे। ये सब चीजें मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप इसे नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, इस डिस्कशन का पार्ट समझे आप इसे। पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने दो मान लिए, मैं बोलूं कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा की कम, तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के नजरिए से अगर बच्चा सोचेगा तो पॉइंट बी जो है वो है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टक करके आ जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वही काइनेटिक एनर्जी का भी है, तो अगर एक जीरो होगा तो दूसरा भी जीरो होगा। ये है एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी जीरो। क्लियर पॉइंट? ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट में आती है ना, अब इसके ऊपर कहां जाएगी, अब नीचे आएगी वो, तो रेस्ट में आई पार्टिकल, तो रेस्ट में आई पार्टिकल, रेस्ट में आते हैं मतलब स्पीड जीरो, स्पीड जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और काइनेटिक जीरो तो जो एक्सप्रेशन काइनेटिक का है वही पोटेंशियल का भी है, मतलब दोनों होंगे जीरो। यहां पे टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे होगी जीरो। क्लियर है पॉइंट? अब एसएचएम के नजरिए से सोचेगा बच्चा, तो सोचेगा कि अरे ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो वेलोसिटी जीरो, तो पोटेंशियल मैक्सिमम, गलत हो जाएगा फिर। वो चार ऑप्शंस में वो दिखेगा आपको। पॉइंट ए पर देखिए, ये पॉइंट है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, टोटल एनर्जी मैक्सिमम। जबकि यहां पे टोटल एनर्जी, इस वाले पॉइंट पे टोटल एनर्जी जीरो है ना। मतलब कि ये एनालिसिस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे आपको फील आता है कि वेव मोशन के अंदर, अगर मैं डायरेक्ट आपको ये बता देता कि वेव मोशंस में काइनेटिक पोटेंशियल साथ साथ पहुंचती है मैक्सिमम, साथ साथ होती है जीरो, तो शायद आपको इसका फील नहीं आता। लेकिन जो एनालिसिस करके हमने चीजें उठाई यहां पर, अब आपके पास थोड़ा इसका एहसास है कि काइनेटिक पोटेंशियल का वेरिएशन वेव मोशंस में एक जैसा होता है, जो कि एसएचएम के बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर है पॉइंट ये? तो जल्दी से बड़ी बहुत सारा नोट कर लें। हमने एनर्जी ट्रांसमिशन की बात कंप्लीट कर ली, अब हम पावर ट्रांसमिशन की बात शुरू करते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं अपन पावर ऑफ अ वेव की। तो अभी अभी पढ़ा हमने कि एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द वेव पर यूनिट लेंथ, उसका फॉर्मूला क्या निकाला अभी हमने, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट लेंथ। ये निकाला अभी हमने न्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमने डिराइव करा अभी। अब हमें चाहिए पावर, तो पावर क्या होता है भाई, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये होता है ना, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसे अपन डिफाइन करते हैं पावर। अब आइए मतलब इसे चाहे तो लिख सकते हैं पावर को डेल ई अपॉन डेल टी, डेल ई अपॉन डेल टी। अब एक स्लाइड रीअरेंजमेंट है, कोई कमाल की चीज नहीं है, आपको समझ में आएगी बात। आओ देखो जरा, पावर को मैं लिख रहा हूं यहां से डेल ई अपॉन डेल एक्स
इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी। ध्यान दें, इस रीअरेंजमेंट से कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहे तो डेल एक्स अगर काट दोगे तो डेल ई अपॉन डेल टी वही मिल जाएगा, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन इसी रीअरेंजमेंट का फायदा है कि डेल ई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास, जो हमने अभी डिराइव कराया तुरंत। तो डेल ई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, और जरा ध्यान दो डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या है, एक्स के लॉन्ग फॉरवर्ड, एक्स ये फॉरवर्ड दिखाया था ना, अभी डायग्राम दिखाया था ना, एक्स के लॉन्ग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो है ये एक्स इधर ही माना था बने, तो एक्स की तरफ क्या मूव कर रहा है पार्टिकल, जी नहीं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग नहीं। तो एक्स के लॉन्ग क्या दौड़ रही है, एनर्जी वेव की। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या लिख सकते हैं अपन, वेव वेलोसिटी। यहां से पावर आ गई आपके सामने, डेल ई अपॉन डेल एक्स की जगह न्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डेल एक्स अपॉन डेल टी की जगह वेलोसिटी वी। ये वी क्या है, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल नहीं, एक्स के लॉन्ग आगे ट्रांसफर हो रही है वेव की एनर्जी, एनर्जी की दौड़ने की स्पीड है ये, जिसे अपन वेव स्पीड बोलते हैं। मतलब पावर रीअरेंज करके लिख दूं मैं अगर, तो पावर आ गई न्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। ये आ गई पावर। अब ध्यान दो कि जो पावर लेके आया हूं मैं, ये पावर का एक्सप्रेशन कैसा है, इंस्टेंटेनियस है, टाइम डिपेंडेंट है। मतलब किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर आपको मालूम करनी हो कि वेव कितनी पावर डिलीवर कर रही है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये टाइम डिपेंडेंट। लेकिन क्वेश्चंस में हम डील करेंगे एवरेज पावर के साथ। क्लियर है पॉइंट, ये हम काम करेंगे एवरेज पावर के साथ। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 एफ है ना, 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये आप लिख सकते हैं यहां पे, मतलब पावर मिल गई यहां से आपको, ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख देता हूं, तो आ गया 4 पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर था 4 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है पावर फ्रीक्वेंसी एफ के टर्म्स में। तो ये है इंस्टेंटेनियस पावर। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर पावर आपको चाहिए तो यहां से आप बड़े आराम से निकाल सकेंगे। लेकिन जैसे कि आपको बोला मैंने कि हमें अक्सर क्वेश्चंस में डील करना पड़ेगा एवरेज पावर के साथ, तो चलो हम इस पावर की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज पावर, एवरेज निकालोगे आप बेटे, तो देखो ये सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, लीनियर मास डेंसिटी स्ट्रेंथ की कांस्टेंट होगी, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मीडियम वही है। तो वेरिएबल टर्म कौन सा है आपका, ये वाला कॉस स्क्वायर वाला वेरिएबल टर्म है। तो अगर आपको एवरेज पावर चाहिए 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू वी, तो आपको कॉस स्क्वायर वाले टर्म की एवरेज वैल्यू निकालनी होगी, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होगी। कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि एक साइकिल में कॉस थीटा जितना पॉजिटिव होता है, ग्राफ आपको याद है ना, एक साइकिल में कॉस जितना पॉजिटिव होता है, अगले साइकिल में उतना ही नेगेटिव। कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, कॉस स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1, एवरेज वैल्यू इसकी होती है 1/2। तो एवरेज पावर मिल गई आपको यहां से 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू वी। हालांकि मैथ्स में किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला भी है, फिजिक्स में भी आता है। इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ाऊंगा लास्ट में, एसी पढ़ाऊंगा, उस वक्त मैं एक फॉर्मूला और बताऊंगा आपको। लेकिन मैथ्स में भी ये मिलता है, होप आपको मिल गया हो अब तक। नहीं तो आप इसे याद रखिए, cos स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, cos स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1, एवरेज वैल्यू इसकी 1/2। cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2। तो यहां से 2 to the 4, ये कट गई वैल्यू। तो एवरेज पावर आ गई जो वेव ट्रांसमिट कर रही है, आ गया 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू वी। ये है वेव से जो एवरेज पावर ट्रांसमिट होगी वो। रिजल्ट मुझे याद है, मेरा सुझाव होगा कि आप भी याद रखें, क्योंकि क्वेश्चंस में इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करने को आपको मिलेगा।
तो इस रिजल्ट को जरूर से याद रखें। ये रही पावर की छोटी सी कहानी वेव्स में। जो वेव जो पावर ट्रांसमिट करती है, जो एवरेज पावर ट्रांसमिट करती है, उसका फॉर्मूला ये रहा। अब हम कहानी बढ़ाएंगे आगे और कुछ और आपको बताता हूं। मैं पावर का एक ऑल्टरनेटिव डिस्कशन भी है, वो मैं करता हूं। फिलहाल आप जल्दी से आप इसे नोट कर लें, हम इस सिलसिला को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप देखिए पावर का जो रिजल्ट हम लेकर आए, उसका डेरिवेशन, उसका एक ऑल्टरनेट फॉर्म छोटा सा है, लेकिन आप देख लो, वो भी किताबों में आपको बहुत मिलेगा ये लिखा हुआ। मान लो कोई पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट पे टेंशन है T, ये टेंशन लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, ये वेव की वेलोसिटी है। वेव की इक्वेशन लिख रखी मैंने पहले, y इज इक्वल टू मान लो a sin ओमेगा t माइनस kx। ये पॉइंट कहां जा रहा है, वेव इधर जा रही है ना, तो पीछे वाले को फॉलो करेगा, पीछे वाला नीचे है पार्टिकल, तो ये वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ। तो पावर क्या होता है भाई, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां फोर्स कौन सा है, टेंशन, वेलोसिटी वही पार्टिकल वाली वेलोसिटी, और कॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा लेते हैं ना अपन, तो थीटा मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 और ये थीटा, तो मतलब ये आ जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा। टी आ गया माइनस टी वी पी साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन थीटा स्मॉल है ना, ये हर डायरेक्शन में लेते हैं अपन, मतलब कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा और इज नियरली इक्वल टू tan थीटा। तो हम चाहें तो साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख सकते हैं और थीटा की जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये आपकी वैल्यू माइनस टी वीपी tan थीटा। टेंशन क्या लिख सकते हैं, न्यू वी स्क्वायर, v बराबर अंडर रूट टी बाई न्यू, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे तो न्यू वी स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट, ये तो लिख दिया हमने। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं अपन, डेल वाई अपॉन डेल टी, पार्टिकल तो y के लॉन्ग मूव कर रही है, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ग्राफ का स्लोप। कर्व की इक्वेशन है आपके सामने हाजिर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डेल वाई अपॉन डेल टी, तो डेल वाई अपॉन डेल टी लेंगे तो ओमेगा बाहर कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी वैल्यू साइन का डिफरेंशियल कॉस, ये आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ गया आपका डेल वाई अपॉन डेल टी, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स लोगे अगर तो साइन का तो कॉस ही रहेगा, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के है, ये आएगा बाहर, मतलब ये आ जाएगी वैल्यू माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देख ले भाई, ये देख लो, तो माइनस माइनस ये तो प्लस, ये हो गया प्लस, ये आ गया न्यू वी स्क्वायर ओमेगा, और के की जगह यहां पे ये आ गया ओमेगा, और यहां से ओमेगा, ये ओमेगा इनटू के, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है मतलब ये आ गया ए स्क्वायर, और यहां से आगे वाली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा ओमेगा इनटू के को क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिखे देता हूं, ये आ गया न्यू वी स्क्वायर ओमेगा, के की जगह लिख सकते हैं आप ओमेगा बाई वी, इस के की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा बाई वी इनटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान देना जरा, लिख सकते हैं ना अपन ऐसा। अब क्या बची इसके अंदर, काट पीट कर लो, रिजल्ट वही वाला आ जाएगा जो पहले अभी लेकर आए थे। मतलब यहां से आ जाएगी वैल्यू, यहां से आ जाएगी वैल्यू आपकी, ये वीवी कट गया, मतलब पावर की वैल्यू आ गई न्यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा की जगह आप 2 बाई एफ रख देंगे तो आ गया पावर यहां से 2 बाई एफ कर दो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स।
ये पावर और cos स्क्वायर का एवरेज 1/2 तो भी बता ही दिया आपको मैंने। देख लो सेम पावर का एक्सप्रेशन है इस वाले तरीके से भी, ये तरीका भी गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके में थोड़ी सी परेशानी ये है कि आपको एनर्जीज का फील नहीं आता। मैंने शुरू में आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी साथ साथ जाती है मैक्सिमम, अनलाइक एसएचएम। एसएचएम में क्या होता है कि एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक मीन पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जीरो। देख रहे हैं यहाँ पे तो वो फील जो आपको मिला उस एनालिसिस से पावर के जो पूरा डिटेल में करा हमने, वो फील यहां पर नहीं है। तो डेरिवेशन के नजरिए से कोई बच्चा बोले कि सर एक शॉर्टकट पढ़ रखा हमने किताबों में, तो देखो भैया शॉर्टकट ये भी है, लेकिन ये फील वाला मेथड नहीं है। स्कूल के पेपर्स में अगर कुछ आ जाए प्रूफ वगैरह करने को, लिखने को, तो स्कूल के एग्जाम में लिख देना, चलते चलते आपको ये बता दें मैं। तो ये पावर और एवरेज ये होगा, तो cos स्क्वायर की वैल्यू 1/2 रख के काट देना तो आ जाएगी वैल्यू सेम जो भी लेकर आए थे। तो ये है पावर ट्रांसमिटेड बाय अ वेव। अब पावर की कहानी कर ली हमने, तो हम तैयार हैं इंटेंसिटी की बात करने के लिए। जल्दी से वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट कर लें, हम काम शुरू करते हैं इंटेंसिटी ऑफ अ वेव की। अब बात शुरू करते हैं अपन इंटेंसिटी की। तो पहले अपन इंटेंसिटी आपको देखने को 2-3 बार नजर आएगा फिजिक्स में। आप पहली बार भी वेव में पढ़ रहे हैं, लाइट्स में भी पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के टाइम पे भी आएगा, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं इंटेंसिटी के। तो एक बड़ा पॉपुलर टॉपिक है ये। पहले अपन बेसिक डेफिनेशन जान लें कि इंटेंसिटी है क्या। इंटेंसिटी का मतलब कि यूनिट एरिया से जो पावर डिलीवर हो रही है, मान लो कि इस एरिया में एनर्जी जा रही है, तो इसके यूनिट एरिया से जो पावर मिल रही होगी उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया P/A। यूनिट क्या होगी इसकी, पावर की यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक लॉगरिथमिक स्केल भी है, मैं उस पर ऑप्टिक्स के टाइम डिटेल में चर्चा करूंगा। डीबी डेसिबल्स भी बोलते हैं, एक यूनिट है डेसिबल, डीबी, लॉगरिथमिक स्केल पे। ये मैंने बोल दिया, डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं ऑप्टिक्स के टाइम पे। डेसिबल बोलते हैं इसे अपन, बेल जो ग्राम बेल साइंटिस्ट है ना, उन्हीं के नाम पे यूनिट है डेसिबल, लॉगरिथमिक स्केल। तो पावर पर यूनिट एरिया, तो हम इंटेंसिटी वेव्स की निकाल रहे हैं। हम कौन सी वेव्स पढ़ रहे हैं अभी, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब के पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ अ स्ट्रिंग, एरिया ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के यूनिट एरिया से जो पावर डिलीवर हो रही है उसे अपन बोलेंगे इंटेंसिटी, इसी को कहेंगे इंटेंसिटी। क्लियर है पॉइंट, है ना। स्ट्रिंग में एनर्जी आ रही तो जो एरिया लोगे वो स्ट्रिंग वाला ही लोगे ना। स्ट्रिंग में वेव चल रही है तो थोड़ी क्या हवा में एनर्जी आ रही है, उससे स्ट्रिंग में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो जो स्ट्रिंग है आपकी, जो स्ट्रिंग है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लो, मास m और लेंथ l मान लो। इस पे हमने वेव्स जनरेट करी है ना, इसी स्ट्रिंग पे। तो इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी क्या है, पावर पर यूनिट एरिया। पावर क्या लेकर आए अभी, 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर न्यू v, अगर मुझे सही याद है तो, बाई एरिया। मैंने ए नहीं लिखा हुआ था, ऐसा ना हो कि ऊपर ए एम्पलीट्यूड है ना, ये एरिया, इसलिए ऐसा लिखते हैं मैंने। अब ध्यान दे, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, यहां से आप सारी चीजें रख दो, कोई कमाल की चीज थोड़ी है, छोटा सा टॉपिक है, बाकी ऑप्टिक्स में और आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। न्यू क्या है इसमें, मास पर यूनिट लेंथ। मास स्ट्रिंग की कितनी है, m, और लेंथ कितनी है, l, तो आ गया m/l न्यू v डिवाइडेड बाई, अच्छा एम्पलीट्यूड भी ए, एरिया, अब एक काम करता हूं, एरिया को मैं ना a0 मान लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए जो है वो एम्पलीट्यूड है और a0 क्या है, एरिया, बाई एरिया। एरिया कितना है, a0।
ये हो गया I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये हो गया m बाई ए नॉट इंटू एल इंटू वी। देखें एल आ गया नीचे। अब ध्यान दो, मैं इसे अलग से लिख देता हूं, m बाई ए नॉट इंटू एल। ए नॉट इंटू एल क्या होगा, ए नॉट हो गया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, मतलब ये स्ट्रिंग की वॉल्यूम हो गई। ये हो गया मास बाई वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग, और मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी रो। मतलब यहां से ये वाला जो टर्म है आपका m बाई ए नॉट एल, इसे क्या लिख सकते हैं अपन, डेंसिटी रो लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी आ गई 2 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर ए स्क्वेयर, और ये वाले टर्म की जगह डेंसिटी रो इंटू बी। ये रहा आपके इंटेंसिटी का फॉर्मूला। वेव्स अगर स्ट्रिंग में डेवलप हुई है, जनरेट हुई है, तो उस वेव की इंटेंसिटी ये रही आपके सामने। अब इसमें खास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने लायक, आप जरा देखो। फ्रीक्वेंसी वेव की कांस्टेंट रहेगी, एम्पलीट्यूड जो वेव जनरेट किया उसकी कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड वेरी करवा सकते हैं वैसे, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो रो वी और एफ, ये कांस्टेंट है। तो यहां से आपको नजर आ रहा है ना कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर के है। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव जनरेट कर दो सेम स्ट्रिंग पे, है ना, सेम स्ट्रिंग पे जनरेट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी सेम रख दो आप। तो फ्रीक्वेंसी सेम रखोगे आप, तो सेम स्ट्रिंग पे कर रहे हो तो डेंसिटी तो वही रहेगी, स्ट्रिंग वही है तो वेलोसिटी भी वही रहेगी। वेलोसिटी तो मीडियम पे डिपेंड करती है, तो रो भी वही रहेगी, वी भी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रखोगे आप, तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी ज्यादा वहां मिलेगी आपको जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी। इसलिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्या बोला मैंने आपको अभी कि एक ही स्ट्रिंग पे सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव चला दो, एक ही स्ट्रिंग पे सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव चला दो, लेकिन एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट रखो आप। तो फ्रीक्वेंसी तो एक ही रखी आपने, अब उसी स्ट्रिंग पे दोनों वेव चला रहे हो तो डेंसिटी वही रहेगी, वेलोसिटी भी वही रहेगी। वेलोसिटी तो मीडियम पे डिपेंड करती है, स्ट्रिंग वही है तो वेलोसिटी भी वही रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जहां ज्यादा एम्पलीट्यूड रखेंगे आप वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी आपको। ये है इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला। इंटेंसिटी इतनी छोटी सी कहानी नहीं है, इंटेंसिटी की बहुत चर्चे हैं। हम ऑप्टिक्स के टाइम में डिटेल में और काफी कुछ चीजें देखेंगे, और जैसे मैंने बोला कि लॉगरिथमिक स्केल में डेसिबल आता है, इसकी चर्चा भी करेंगे, है ना। तो फिलहाल अपन इंटेंसिटी के बारे में जान ले। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन सोर्स और लॉगरिथमिक स्केल पे इंटेंसिटी, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा, और इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो सुपरपोजिशन में इंटरफेरेंस के टाइम पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। तो आई होप आज के सेशन में, बहुत लंबा सा सेशन था ये, आपको जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो अच्छे से फील्ड के साथ समझ में आई है। वेव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन आप एनालिसिस करते हुए फील्ड के साथ पढ़ेंगे तो यहां पे भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना कि मैकेनिक्स के टाइम आया था। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अपना अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और उसे समझने के लिए मैंने आज जितनी चीजें आपको समझाई हैं उसका अच्छे से रिवीजन रखें आप। चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।